सर जय हिंद। रणजीत कुमार तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको और मेरे तमाम असम राइफल के भाइयों को 191 रेजिंग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और उम्मीद यही कि जो भी आपके सवाल हैं उन सवालों का जवाब मिलेगा और जल्दी ही उन समस्याओं का भी हल मिलेगा जिन समस्याओं में हम जी रहे हैं। हम यानी कि मैं भी आप लोगों में शामिल हूं। पहले तो पंडित जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर, असम राइफल का रेजिंग डे। और बहुत एक लंबा, बहुत गौरवशाली इतिहास असम राइफल का रहा है। रेजिंग डे की मुबारकबाद। उसी के साथ आप शुरू करिएगा, उसके बाद बहुत कुछ है मेरे पास पूछने के लिए। पंडित जी सर, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आपको, आपके दर्शकों को, असम राइफल के सभी सर्विंग ऑफिसर, जेसीओज, ओआरस और एक्स सर्विसमैन जो है हमारे, उनको मैं अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनको मुबारक भी देता हूं। धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि वो संघर्ष कर रहे हैं और वो एक उम्मीद रखा है उन्होंने अपने असम राइफल्स के नाम को और आगे ले जाने के लिए। इसके लिए धन्यवाद। और जो शुभकामना है वो रेजिंग डे के लिए, तो हम 191वां रेजिंग डे जो आज हम मना रहे हैं उसके लिए मैं सबको शुभकामना देता हूं। और आज हमारी जो असम राइफल है 192वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। और जैसा कि जानते हैं कि 1835 में हमारी स्थापना हुई थी कछार लेवी के नाम से, और आज 2026 है सर। तो 2026 में हम असम राइफल है, तो 1835 से लेके 2026 तक 191 साल का हमारा लंबा इतिहास रहा है। और ये पूरा एक सैनिक इतिहास रहा है। कई लड़ाइयां हमने लड़ी, कई ऑपरेशन किए। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे जवानों ने, लगभग 1200 से भी अधिक जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसका गवाह नेशनल वार मेमोरियल है जी। तो प्रकार की हमारी फौज की इतिहास है, जो कि सभी बोलते हैं, जो भी अधिकारी हैं, जो आपके ही चैनल पे आके इंटरव्यू देते हैं, सब हमारी वाहवाही करते हैं, हमारी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब बात मैं ना चैट जीपीटी से पूछ रहा था कि क्या असम राइफल एमओडी में शामिल हो सकती है, आज बड़ी उत्सुकता थी मेरे अंदर। तो चैट जीपीटी ने कहा कि इसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सीएपीएफ में भी असम राइफल को नहीं लिया जा रहा है, इंडियन आर्मी के अंदर है नहीं, कोर्ट में पूरा मामला है। तो इन फ्यूचर चैट जीपीटी कह रहा है कि इन फ्यूचर असम राइफल की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं कि वो एमओडी में आए। तो किस प्रकार से, मैं चैट जीपीटी को साइड छोड़ देता हूं, मैं पंडित जी के पास आता हूं। आपकी जो चैट जीपीटी तो क्या वो एआई है सर। चैट जीपीटी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो चैट जीपीटी वगैरह जो मीडिया में खबरें चल रही होती है या लोग जो आपस में बात कर रहे होते हैं, उनको उसके हिसाब से वो अपना रिजल्ट देता है। देखिए सर, शुरू से ही असम राइफल की संभावनाएं रही है कि ये एमओडी में शामिल हो, और ऐसा कई बार होते होते रह गया है सर। मेरे ही सर्विस के दौरान कम से कम 2 बार हुआ है, और रिसेंटली 2013 में तो पूरा क्लियर हो चुका था कि असम राइफल एमओडी में जा रही है, और जो हम म्यांमार बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है बीएसएफ करेगी, ऐसा हुआ था सर 2013 में। लेकिन सरकार बदल गई, कांग्रेस सरकार गिर गई और मोदी जी की सरकार आ गई 2014 में, ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो कई बार आरआर के साथ भी हमारा इंटीग्रेशन करने की बात चली है, हो नहीं पाया। रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन बनाने की भी रेजिमेंट बनाने की बात चली, हो नहीं पाया। और कई बार होम मिनिस्ट्री ने भी चाहा कि हमें आईटीबीपी में मर्ज कर दिया जाए, सीएपीएफ में कर दिया जाए, वो भी नहीं हो पाया। यानी कि हमें ना तो सीएपीएफ बना सके, ना ही पूरी तरह से इंडियन आर्मी में शामिल कर सके। तो आज भी असम राइफल अपनी स्थापना को 191 सालों के बाद भी ना इधर है ना उधर है। कहने का मतलब मैं कहूं कि ना आसमान, देखिए असम राइफल को ना एमओडी छोड़ना चाहता है, ना ही एमएचए छोड़ना चाहता है। सबको पता है कि असम राइफल को पकड़ के रखो, लेकिन कोई अपनाना भी नहीं चाहता। सर ऐसा है सर, हमारी हालत ये है ना, काम तो हमसे सब लेना चाहते हैं, बट हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं उठाना चाहता। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए तो हम एक सस्ते फौज है, यानी हम उनका सारा काम कर रहे हैं, स्पेशल ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ हमें देना नहीं पड़ता। यानी हम वो मजदूर हैं
इससे काम तो आप लेंगे, बट जी पैसा हमारा मजदूरी कोई और देता है, तो ऐसे मजदूर को कौन छोड़ना चाहेगा। इसलिए जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फायदे में है, बिना हमारा वेलफेयर का परवाह किए बिना वो हमसे ऑपरेशनल ड्यूटी ले रहे हैं, दिन रात हमसे जी काम करवा रहे हैं, लेकिन देना कुछ नहीं है। अब बात रही होम मिनिस्ट्री की, तो होम मिनिस्ट्री भी, डिफेंस मिनिस्ट्री हमसे ऑपरेशन करवा रही है, ठीक है, लेकिन होम मिनिस्ट्री भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती है। जी वजह सब जानते हैं, सब जानते हैं कि वजह क्या है, लेकिन अब ये कहना ठीक नहीं लगता है खुलेआम। वजह बहुत, मतलब कोई बहुत बड़ा वजह नहीं है, ये सब बजट का खेल है सर। हमारा जो बजट है बहुत बड़ा बजट है हमारा, जो जहां तक मैं समझता हूं असम राइफल का जो 1 यूनिट का बजट है, उतने में सीएपीएफ की 3 यूनिटें खड़ी हो जाएंगी, ओके या इंडियन आर्मी की 2 रेजिमेंट, मतलब रेजिमेंट तो नहीं कहूंगा, आर्टिलरी में आपके आरटी में यूनिट को रेजिमेंट कहते हैं, हमारे यहाँ इन्फेंट्री टाइप में बटालियन या यूनिट कहते हैं, तो देख लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो जो हमारा 1 यूनिट का खर्चा है, आर्मी यूनिट का उससे भी कम खर्चा है, सीएपीएफ यूनिट का भी कम खर्चा है, लेकिन पता नहीं वजह क्या है कि लोग ना तो हमें होम मिनिस्ट्री छोड़ना चाहती, ना डिफेंस छोड़ना चाहता है। ठीक है ना छोड़े, लेकिन हमें कम से कम पे पैरिटी तो दे, हमारा वेलफेयर जो आर्मी के हिसाब से होता था वो तो करे। होम मिनिस्ट्री तो हाथ धो के पीछे पड़ी है कि कैसे असम राइफल को सीएपीएफ जैसा करे, तो सीएपीएफ बना देना, सीएपीएफ बनाएंगे तो आर्मी ऑफिसर हमारे यहाँ से चले जाएंगे, आर्मी की जो कमांड है, जो ऑपरेशनल कमांड है, खत्म हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आर्मी अगर हमें छोड़ देगी तो जो असम राइफल की 46 यूनिटें हैं, उतना काम करने के लिए इंडिया का कम से कम 60-70 यूनिट चाहिए, जो कि नॉर्थ ईस्ट को संभाल सके और में भी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आर्मी के लिए, एमओडी के लिए और महंगा सौदा साबित होगा, जहां तक मैं समझता हूं सर। तो हम जो काम कर रहे हैं सर, हम एक प्रकार का, मतलब एमओडी के लिए सस्ती फौज का काम कर रहे हैं, यानी काम तो हम करते हैं 2 रुपए का, बट हमें मिलता है 1 रुपया। एक मतलब एग्जांपल दे रहा हूं सर कि हमारे जो दर्शक है वो समझ सके, 2 रुपये का हम काम करते हैं, मिलते हैं, यानी कि कहने का सीधा सा अर्थ ये है सर कि काम हम स्पेशल फोर्सेस जैसा करते हैं, लेकिन पे हमें पुलिस के बराबर मिलता है, और कई मायनों में वो भी वेलफेयर नहीं मिलता जो सीएपीएफ के हमारे भाइयों को जो वेलफेयर मिलता है, हमें वो भी नहीं मिल पाता है सर। बड़े दुख की बात है सर। और 191 साल तो एक सीआरपीएफ छोड़ के कोई भी सीएपीएफ है आजादी से पहले की नहीं है, सब बाद के हैं। मैं पंडित जी बस इतना कहना चाह रहा था कि अगर पुलिस वाला भी मिल जाता तब भी अच्छा होता, क्योंकि पुलिस वालों की तो भाई कोठियां बन गई, हवेलियां खड़ी हो गई हैं। असम राइफल के जवानों के तो अभी तक घरों के लेंटर नहीं पड़े हैं। सच्चाई ये है, अगर पुलिस वाला भी वो वेलफेयर मिल जाए ना तो बल्ले हो जाए, बल्ले बल्ले हैं बस। लेकिन एक चीज पंडित जी, और जो जिसपे मैं समझाऊं कि बातचीत बिल्कुल सर, हम तो कहीं के नहीं है। जी सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम तो कहीं के नहीं है, ना इधर के ना उधर के। ये सर इंडियन तो आर्मी आज 191 साल हो चुका है सर, कब सरकार आगेगी। अभी सर आपने देखा कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकार हम मतलब फैसला 3 महीने का टाइम दिया था, वो नजदीक आने वाला है, बट अभी तक सरकार ने इस बारे में कुछ अपना ओपिनियन नहीं रखा है, अपना खुलासा नहीं किया है। हम लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और सरकार अगर ऐसा नहीं करती है, कुछ नहीं बताती है, तो जवानों का, जो सर्विंग सोल्जर है उनका भी, और मेरे जैसे जो एक्स सर्विसमैन है उनका भी मोराल बहुत डाउन होगा। और जब हमारा मोराल डाउन होगा, सर्विंग सोल्जर का मोराल डाउन होगा, तो कहीं ना कहीं देश का जो नेशनल सिक्योरिटी है उससे कहीं ना कहीं खिलवाड़ होगा। और एक खिलवाड़ कौन करेगा? भारत सरकार खुद करेगी। भारत सरकार का फर्ज बनता है कि जो जवान उनके लिए दिन रात खड़े हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के बारे में भी सोचे। ओके सर, जवान तो काम कर रहा है, लेकिन वेलफेयर के बारे में सोचना सर इस सरकार का काम है। सर एक बात और बताऊंगा, 27 जनवरी 2020 को हमारा एक डेलीगेशन मिला था गृह मंत्री साहब से। अमित शाह जी उस समय भी गृह मंत्री थे, आज भी हैं। मैंने कई बार आपके चैनल पे भी बोला है, उस समय गृह मंत्री महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था। मैंने वहां पे कई पॉइंट्स रेज किए थे, मैंने किया था। उन्होंने बोला कि आप लोग खुश होकर के देश की सेवा करो, एकदम तन मन धन से आप देश की सेवा करो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी समस्याओं को सुलझाया जाएगा, आपको इतना वेलफेयर दिया जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा।
लेकिन आज तक तो कोई वेलफेयर मिला नहीं। पंडित जी फिर तो सर जब आप देश के गृह राजनीति को नहीं मंत्री समझे, इस प्रकार से फिर आप झूठे बीजेपी को नहीं आश्वासन समझ देते हैं तो हम पाए। किससे उम्मीद करें? पंडित जी फिर आप बीजेपी को नहीं समझ पाए। सर बात मैं पार्टी की नहीं कर रहा हूं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं कांग्रेस या बीजेपी नहीं कर रहा हूं। जो हमारे लिए जो मतलब बंदा सब कुछ इसके हाथ में पावर है, जो हमारे लिए कुछ कर सकता है, उसने नहीं किया। और ये भी नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने किया, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, फोर्थ पे कमीशन के टाइम में तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्यों? 2013 में हमें आर्मी में लेने वाले थे। हाँ सर, आपने कहा कि 2013 में कांग्रेस तैयार हो चुकी थी। हाँ लेने वाले थे सर, हाँ लेने वाले थे, बिल्कुल ये सही बात है, सबको मालूम है, पूरे मीडिया में ये चीज आ गया था, लेकिन वो मामला टाइम फिस हो गया। चलिए उम्मीद है, उम्मीदों पर 2000 दुनिया सरकार चेंज हो गई, एक सरकार जाती है तो एक सरकार का किया हुआ काम दूसरी सरकार आगे नहीं बढ़ाती है, बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें हैं सर। एक सवाल और बस, जिसका मैं बड़ा छोटा सा जवाब चाहूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो हम खींचेंगे नहीं। क्या क्या समस्याएं असम राइफल के जवान इस वक्त फेस कर रहे हैं एमओडी और एमएचए के बीच में? बहुत 2 मिनट में पूरा कंक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है। असम राइफल के भाई भी 4-5 मिनट के बाद मुझसे बोर हो जाते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सीधी सी बात है, समस्याओं की बात हो रही है तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारा पहचान का संकट है सर। हम क्या है, खुद गवर्नमेंट कंफ्यूज हो रहती है। अभी आपने देखा होगा कि ये जो सीएपीएफ बिल जो आया था उसमें हमारा भी नाम इंक्लूड किया हुआ था, फिर बाद में हटा दिया, क्योंकि सीएपीएफ ऑफिसर, जो सीएपीएफ के जो कैडर ऑफिसर है वो डायरेक्ट भर्ती होते हैं, हमारे में कोई डायरेक्ट ऑफिसर का भर्ती नहीं है, जवान से बनते हैं। दूसरा, सीएपीएफ में जो सीनियर ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर आते हैं, हमारे में तो कोई आईपीएस भी नहीं आता। तो गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज रहती है, असम राइफल को ड्यूल नोमेनक्लेचर में रखते हैं, कहीं सीएपीएफ के साथ वो शामिल कर देते हैं, कहीं सीएपीएफ से अलग दिखाते हैं, सीएपीएफ एंड असम राइफल लिख करके। आपने भी कई लेटर देखा होगा, आप समझने लगे हैं इन चीजों को। कहीं पे हमको आर्मी के साथ भी दिखाते हैं। तो समस्या ये है कि जवान भी कंफ्यूज रहता है और जनता जो है वो कंफ्यूज रहती है, मीडिया के लोग कंफ्यूज रहते हैं, पॉलिटिशियंस कंफ्यूज रहते हैं। तो गवर्नमेंट तो सबसे पहले हमारा स्टेटस क्लियर करे कि हम क्या हैं, हम किधर हैं। और अभी ये जो सीएपीएफ बिल ला रहे हैं, 2011 में इन्होंने जो सीएपीएफ का नोमेनक्लेचर लाया था उसमें 5 फोर्सेस सीएपीएफ है, हम उसमें शामिल नहीं है। अभी भी जो है सीएपीएफ बिल ला रहे हैं, हम उसमें शामिल नहीं है। तो जब हम सीएपीएफ नहीं है तो फिर हम क्या है? तो फिर हम आर्मी है। अगर हम सीएपीएफ नहीं है तो फिर हम इंडियन आर्मी है, बट हमें इंडियन आर्मी की फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। दूसरा चीज, इंडियन आर्मी के अंदर हम काम कर रहे हैं लेकिन पेमेंट तो होम मिनिस्ट्री कर रही है। बिल्कुल, होम मिनिस्ट्री पेमेंट कर रही है, काम हमसे कोई और ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई और कर रहा है। इसीलिए सारी समस्याएं, इसीलिए ये हमारा एनपीएस का समस्या है, इसीलिए ओआरओपी का भी समस्या है, इसीलिए हमारा जो पे एंड अलाउंसेस का, पे पैरिटी का समस्या है वो भी है, इसीलिए हमारा एक्स सर्विसमैन का जो स्टेटस हमको नहीं मिल पाता है वो भी इसी की वजह से। सर जो सीएपीएफ के पर्सन्स हैं, जो रिटायर्ड जवान है, उनको भी एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिला है, उनको एक्स सीएपीएफ पर्सन कहा जाता है। और जो आर्मी के लोग हैं वो एक्स सर्विसमैन है, लेकिन हमको तो एक्स सर्विसमैन का भी दर्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि होम मिनिस्ट्री कहती है कि हम सीएपीएफ नहीं है, और सीएपीएफ का भी दर्जा मतलब नहीं मिला, और आर्मी का भी नहीं मिल पाया, क्योंकि आर्मी कहती है कि हम होम मिनिस्ट्री में है, और होम मिनिस्ट्री कहता है कि हम आर्मी के लिए काम करते हैं। तो सर काम तो हमसे सब ले रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा, और जिस दिन हमारी जिम्मेवारी ये लोग ले लेंगे सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और सब समस्याओं की जड़ है ड्यूल कंट्रोल। लेकिन सर ड्यूल कंट्रोल भी उतना बड़ा समस्या नहीं है, क्योंकि 2000 नहीं, जो आपका फोर्थ पे कमीशन आया था उससे पहले थर्ड पे कमीशन तक, यानी 1/1/1986 से पहले तक भी ड्यूल कंट्रोल ही था। होम मिनिस्ट्री सब कुछ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, लेकिन सब कुछ आर्मी का मिल रहा था हमें, सब कुछ, हमारा ड्रेस, हमारी गाड़ियां, हमारे एमुनेशन, वेपन्स, सब कुछ ऑर्डिनेंस से आता था। पे में भी कोई अंतर नहीं था। सारे जो डेपुटेशन नहीं बोलूंगा, जो एक रेगुलर इन्फेंट्री यूनिट में जो भी यारी होता है या अटैचमेंट होता है, जो सपोर्टिंग फोर्सेज का, एएससी का या ऑर्डिनेंस का या मेडिकल का, वो सारा था। वो धीरे धीरे वो कम कर दिया गया, क्योंकि हमें सीएपीएफ बनाने की ओर गवर्नमेंट धीरे धीरे लेके गई, लेकिन आज तक बना नहीं पाई। सीएपीएफ भी कर देते वो भी ठीक था,
कम से कम हम 2 चक्की के बीच में तो नहीं पिसते। ठीक। और गवर्नमेंट बड़े बड़े फैसले, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने धारा 370 जो है खत्म किया जम्मू कश्मीर में, राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व किया और कई मुद्दे सॉल्व किए हैं। और जेएंडके को यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख अलग कर दिया, कई सारे काम किए, उनको वाहवाही मिली। लेकिन असम राइफल का छोटा सा मुद्दा इनके बस की बात नहीं है सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि इसमें इनका पॉलिटिकल फायदा नहीं है। और सर बात पॉलिटिकल फायदे की जहां तक की जाए, असम राइफल के जो सर्विंग पर्सन है, जो एक्स सर्विसमैन है और उनके जो रिलेटिव्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं, इनको मिला दिया जाए तो इनकी भी संख्या कम नहीं है। खास करके हमारे उत्तराखंड में, केरल वगैरह में तो ये चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और केरल में चुनाव है तो आपको पता ही है, आज नहीं तो कल फिर जो टाइम होगा तो उत्तराखंड में भी होगा। होगा तो सर ये पर फिर वो क्या, देखिए पॉलिटिकल पार्टी हैं पंडित जी, गवर्नमेंट को एक सोचना बार होगा। बस हमें वोट दे दीजिए, एक बार वोट दीजिए, एक बार हमारी सरकार बना दीजिए, असम राइफल को हम एमओडी में शामिल कर देंगे और असम राइफल के भाई खुश होकर वोट कर देंगे। उसके बाद हम कौन और तुम कौन, यही देश की राजनीतिक पार्टियों का हालत है, यही सच्चाई है पंडित जी। मेरा ऐसा है सर, मेरा अपना ओपिनियन है कि जो पार्टी हमारे मतलब समस्या को सुलझा देगी, हमें हमारा हक दे देगी, हम आजीवन उसको वोट करेंगे। चलिए, हम अब कोई क्षेत्र नहीं देखेंगे, हम कोई धर्म नहीं देखेंगे, ना ही हम जाति की बात करेंगे, बस हम उसको वोट देंगे। क्योंकि हमारा जाति, हमारा एरिया बात की बात है। सबसे पहले हम लोग असम राइफल परिवार के सदस्य हैं और जो असम राइफल के मैटर को सॉल्व करेगा, हमारा पूरा फुली पॉलिटिकल सपोर्ट उसके साथ होगा, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो। अभी तो सत्ता में तो बीजेपी है, इसलिए ये मांग तो हम बीजेपी से ही करेंगे। अगर पार्टी नहीं हमारा सपोर्ट करती है तो बस पंडित एक और सर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें कहीं किसी का मतलब ये नहीं है कि ये मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है जी। इसके लिए कोई दूसरा आदमी जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि आपके जो दर्शक है ना, वो भी बोलने लगेंगे कि आप पार्टी का विरोध कर रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो। सर मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं, मैं एक छोटा सा जवान हूं जो बहुत कम सर्विस करके पेंशन आ गया हूं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि सरकार ने हमारे जवानों के साथ पहले भी नाइंसाफी किया है, अब भी कर रहे हैं, लेकिन वो आगे ना कर रहे हैं हमारे साथ नाइंसाफी, इसलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है मेरी